पूरे मुक्त मन से प्रश्न पूछना है। उसका कारण है या तो आपका समाधान अगर हमारे पास है तो मिल जाएगा, और दूसरा मुझ में कुछ सुधार करने की जरूरत है तो भी तैयारी है। आजीवन एक दूसरे को सीखना भी, आगे भी बढ़ना है। मेडिसिनल प्लांट्स यूज करते हैं फीडिंग, तो क्या प्रोपोर्शन रहेगा किसी के लिए और कौन कौन से मेडिसिन प्लांट्स हम दे सकते हैं काऊ को फीडिंग? बैठ क्यों जाएगी, उसको न्यूट्रिशन डाउन हो गया, उसके अंदर समझ लीजिए मिनरल्स की कमी है, दूसरी है खाना अच्छे नहीं दिया तो उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी। तो जैसे ही गाय को सबसे पहला प्राधान्य कि बीमार पड़े नहीं उस स्थिति का। हमारा उड़ीसा में पानी की कमी है, इसलिए साल में एक बार धान की फसल ही होती है। ये गोबर और ये यूज करेंगे। देशी गाय का गोबर जरूरी है। खाली बैक्टीरिया देंगे ना तो कभी टेम्पररी पुराने कुछ न्यूट्रिशन मिट्टी में पड़े हैं उसको बैक्टीरिया लभ्य कर देंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे तो फिर प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आप आधा अधूरा करें, शाश्वत करें, लंबा चलना चाहिए। कभी भी जिंदगी में चिंता नहीं अगली पीढ़ी हो, तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ अवेलेबल लभ्य स्वरूप में अगर गौमूत्र को श्रेष्ठतम परिणाम लेना है तो एक तरीका मैं बताता हूँ कि आपके वाड़े में जो भी गौमूत्र गोबर पड़ा है उसको साथ में घिसेड़ के गौमूत्र डाल, उसको कंपोस्ट कर दो। वही गौमूत्र अवेलेबल फॉर्म में 500 स्वरूप में हो जाएगा। गुलर बोलते हैं हिंदी में भी। तो गुलर के फल है, उसके अंदर बहुत कीड़े होते हैं, पर धूप में सुखा करके उसका पाउडर करके भी उसको पका के भी दे सकते हैं, तो सप्त धातु पुष्ट करेगा। वो अपने बछड़े को दूध पिलेंगे सर, लेकिन जब हम जाते हैं सर तो नहीं तो वर्मी कंपोस्ट हो चाहे ये हो, सबके अंदर थोड़ी नमी बनी रहती है तो उसके अंदर बैक्टीरिया का प्रोपोर्शन ज्यादा अच्छे से मेंटेन होता है और गुणवत्ता उसकी बनी रहती है। इतनी उम्र में खेती भी प्रयोग ले लेना, गाय के प्रति, धरती माता के प्रति मेंटल भी हो जाना और साथ में कृषि करना और लोगों को प्रेरणा भी देना, इसलिए मैंने इनके साथ संवाद ज्यादा किया। बहन का बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, तो एक शब्द वापरना है आज से हम सबको, शुद्ध देशी गाय का दूध करना है, बाकी का प्याज छोड़ दो। खाली 20 बाई 20 फुट में हैवी स्लरी और हैवी गौ कृपा अमृतम छोड़िए, उस प्याज का वजन, उस प्याज की क्वालिटी, उस प्याज का उत्पादन और बाकी का खेत का देख लीजिए, और इसी सीजन में आपको अच्छा लग गया तो अगली सीजन में पूरे गांव को बदल दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। नहीं तो ये विषय तो 3-4 दिन भी खत्म नहीं होगा, ऐसा है गौ माता का। तो कृषि के लगते, गौ माता के लगते जो भी हमने आज घूमे, पूरे मुक्त मन से प्रश्न पूछना है। उसका कारण है या तो आपका समाधान अगर हमारे पास है तो मिल जाएगा, और दूसरा मुझ में कुछ सुधार करने की जरूरत है तो भी तैयारी है। आजीवन एक दूसरे को सीखना भी, आगे भी बढ़ना है। तो एकदम मुक्त मन से आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच आपने जी। गोमाता को दाना में खली और चुनी और खल ये जो देंगे, पका के देना अच्छा, भिगा के देना अच्छा, किस पद्धति से देना अच्छा? मैंने पका के भी प्रयोग किया है, भगा को भी किया है, पैलेट्स फॉर्म में भी किया है और रॉ में भी किया है। भिगोने में आपकी स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है। भिगोने में कुछ समय के अंदर फिर खट्टापन आ जाएगा अगर नहीं खाया गाय ने तो। दूसरा, भिगोने में ज्यादा भीग गया तो भी दिक्कत है। तीसरा, भिगोने के साथ का अनाज आपकी गमाण में गया है, खाने के लिए जहां डाला, वो अगर साफ सफाई नहीं हुई तो उसके अंदर फंगस हो जाएगी। तो फंगस धीरे धीरे करके क्या करेगी, तो वो आपकी गाय की हेल्थ के अंदर बहुत धीरे धीरे टॉक्सिन जमा होंगे, बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगी। तो भिगो के खिलाना है तो साफ सफाई बहुत एक्यूरेट चाहिए। पैलेट्स फॉर्म में दिया कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने उबाल के दिया तो भी सेम प्रश्न है कि थोड़ा समय ज्यादा रह गया तो खट्टापन आएगा, फंगस अंदर डेवलप होगी। अगर हम पाउडर करके दे दिया, हमने यहाँ पे पाउडर करके भी देते हैं अभी, तो पाउडर करके दे दिया, सीधा दे दिया कच्चा, लेकिन धीरे धीरे कच्चा शुरू करना है, धीरे धीरे किया किया किया, तो उसके अंदर भी हम लोग अभी कच्चा दे रहे, एज इट इज दे रहे, कोई दिक्कत हमें अभी नहीं है। दूसरा, खुद का दाना बनाने की प्रैक्टिस करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने दाना बाहर से लेकर के आ रहे, कौन अंदर क्या डाल रहा है कैसे पता चलेगा? तो मेरी विनती है कि खुद बनाइए। दूसरा क्या है कि भिगो हुआ जो अनाज है उसको सुखा करके दे दिया तो उसके अंदर टॉक्सिन आएंगे। कैसे आएंगे? तो उसके अंदर फंगस पैदा होगी और उस फंगस का जो विष्टा है उसके टॉक्सिन बनेंगे। तो हमको लगेगा कि एक बार उबाल दिया, गर्म किया, सब ठीक हो जाएगा, दूध को उबाल दिया वैसे उसको उबाल दिया ठीक हो जाएगा। लेकिन किसान मित्रों, मेरी विनती है कि ये फंगस के द्वारा जो टॉक्सिन निकल रहा है विष्टा, उसको 600 डिग्री पे भी गर्म करो ना तो भी वो टॉक्सिन नहीं निकलता है। इसलिए अच्छी गुणवत्ता का दाना बनाना
आप खुद का प्रक्रिया 2-4 जन मिलके देख लीजिए, खुद बनाइए, कुछ भी करिए, खुद बनाने का प्रयत्न करिए, वो सबसे ज्यादा है। और ज्यादा से ज्यादा चारे से दूध लेने की प्रक्रिया करिए, तो ये काफी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। और सहजना मैंने बताया, मोरिंगा, वो हर रोज खिलाएंगे तो वो टॉक्सिन बाइंडिंग का भी काम करके निकालने का काम करेगा। अभी मार्केट में टॉक्सिन बाइंडर भी मिलते हैं कि ऐसा टॉक्सिन पे गया तो थोड़ा सा 1% डाला तो धीरे धीरे गोबर के द्वारा वो बाइंड करके निकाल देगा। तो अच्छी टेक्नोलॉजी, हम लोग गुजराती में बोलते थे पहला भूतड़ो खवड़ावो, खबर है તમને? ये भूतड़ो टॉक्सिन बाइंडर જ હતું। તો એવી રીતે એ બધા છે વસ્તુઓ, એ આ લોકો કંઈક નવા સ્વરૂપમાં લાવેલા છે, બીજું કાંઈ નથી। માટીમાંથી જે લોકો સંશોધનો કરેલા છે અલગ અલગ પ્રકારની। ચાલો હવે બીજા કોઈ दूसरे क्वेश्चन, सॉरी गुजराती चैनल चालू हो गई। पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो पाउडर में सबसे श्रेष्ठ लगा, क्योंकि उसका कारण है, पाउडर के ऊपर अगर आपने कोई औषधि डाला ना, तो औषधि के पूरे गुण उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए। उबालने में भी कुछ न्यूट्रिशन जाते हैं, लेकिन उबालने में पाच्य भी होता है। तो मनुष्य के लिए पका के खाने की अलग स्थिति है, और गाय के लिए पाउडर फॉर्म में दिया तो अलग स्थिति है। हाँ बिल्कुल। और अगर 2-3 गाय है, हर रोज आपने उबाल के अच्छे से मैनेज किया तो आप कर सकते हो उबाल के, लेकिन बड़ी संख्या में गाय है, अगर आपका हाइजीन कंडीशन मेंटेन नहीं होता है तो आगे जाके दिक्कत मैंने बड़ी बड़ी गौशाला में देखी है। यहाँ तक पहुंचा मुझे बहुत सारी गलत फहमियां थी गाय आधारित खेती में, तो आज क्लियर हो गई। करीबन मैं सर 25 एकड़ में खेती कर रहा हूँ अभी। मेरे पापा 4 भाई थे, वो चारों भाई मिला के 100 एकड़ में खेती कर रहे हैं। मेरे कजिन आए, सब मिला के 150 एकड़ में हम आलू पका रहे हैं। और बालाजी और भोपाल से डायरेक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, बालाजी ऊपर से। 2-4 क्वेश्चन थे। एक तो देसी, मतलब छानिया हम हर साल 200 ट्रैक्टर ले रहे हैं, लेकिन ये देसी गाय का ही चाहिए या कोई भी तबेले का चलेगा? और दूसरा था ये अकेला, दूसरा मेरे लिए सब 100% ड्रिप इरिगेशन है, तो अकेले गौ कृपामृतम से चलेगा या दोनों चाहिए? रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? दूसरा क्वेश्चन ये था। जी, आप जो फसल कर रहे हैं बहुत जटिल फसल है ना। ऑर्गेनिक में सब छोटी छोटी आलू हो जाती है लगभग, दिक्कतें हैं। इसीलिए गोबर देशी गाय का ही क्यों लगेगा, तो मैंने कारण बताया था, फिर से छोटा सा रिपीट कर देता हूँ कि देशी गाय के गोबर में ही 1200 कंपाउंड है, जो ना भैंस में है ना दूसरी जगह पे है। तो देशी गाय का गोबर आपके नजदीक कोई भी पिंजरापोल गौशाला होगी, वहां से पहले लेकर के पहले छोटा प्रयोग करिए। दूसरा, उसको अच्छे से कंपोस्ट करके भरिए प्रॉपर बेड में। और तीसरा, गौ कृपामृतम ड्रिप से आप अच्छे से लेकर के जा सकते, कोई चिंता का विषय नहीं। आलू के अंदर बहुत सुंदर परिणाम मिले, और जो आलू वाले बंधु है उनका नंबर भी मैं दे दूंगा। बहुत अच्छे प्रमाण में काफी लोगों ने आलू उगाया इससे। और देशी गाय का गोबर जरूरी है, खाली बैक्टीरिया देंगे ना तो कभी टेम्पररी पुराने कुछ न्यूट्रिशन मिट्टी में पड़े हैं उसको बैक्टीरिया लभ्य कर देगा, फिर वो खत्म हो जाएंगे तो फिर प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो मैं कभी नहीं चाहता हूं कि आप आधा अधूरा करें, शाश्वत करें, लंबा चलना चाहिए। कभी भी जिंदगी में चिंता नहीं, अगली पीढ़ियों में भी। तो उसके लिए आपको गोबर और गौ कृपा दोनों का संगम किया तो ही परिणाम शाश्वत चलेगा और तो ही ठीक चलेगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने टर्म यूज किया था मेडिसिनल प्लांट्स यूज करते हैं आप फीडिंग में, तो क्या प्रोपोर्शन रहेगा किसी के लिए, और कौन कौन से मेडिसिन प्लांट्स हम दे सकते हैं काऊ को फीडिंग में? जी देखिए, बहुत जरूरी था, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। जवारी वगैरह आप जो देते हैं वो मुख्य चारा है, लेकिन साथ साथ में जब मोरिंगा की मैंने बात करी, ड्रम स्टिक की, सहजना की, तो धीरे धीरे पहले 50-100 ग्राम 200 ग्राम करके धीरे धीरे, अगर आपके पास अवेलेबल है तो 10 से 12-15 किलो भी खिला सकते हो पर डे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा क्वांटिटी गई तो उल्टा आपका दाना का खर्चा बच जाएगा और तबीयत भी बदल जाएगी गायों की। तो अगस्त्य है, मैंने ऐसे ही चारे ज्यादा बोले जिसमें अंदर क्वांटिटी ज्यादा गई, कोई इश्यू नहीं है। और मैंने बताया कि पीपल है तो वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं। जैसे बर्ड है, बरगद है, बरगद के 2 से 3 पत्ते, उससे ज्यादा कभी नहीं दे सकते कंटिन्यू रोज। तो ऐसे सभी चीजों के कुछ लिमिटेशंस है। आम के पत्ते तो कुछ ही देना है। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा आप खिला सकते हो मोरिंगा, अगस्त्य है जो पेड़ के पत्ते हैं, और अर्जुन के पत्ते भी 1 से 2 किलो हर रोज खिला सकते हैं। फिर पोई की बेल आती है, वो भी 12 महीना हर रहती है, तो पोई की बेल के पत्ते भी हर रोज आधा किलो से 1 किलो खिला सकते हैं आप। उसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है। 12 महीना भाजी खा सकते हैं, वो पोई की बेल की खा सकते हैं। शतावरी दे सकते हैं, 12 महीना दे सकते हैं, लेकिन शतावरी को हरी खिलानी है तो उसको काट के तुरंत धो करके आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी।
फलों के झाड़ों में कितना गोबर देना चाहिए और कैनोपी के बाउंड्री पे देना चाहिए? एकदम बहुत अच्छा हुआ आपने पूछा। वो विषय शायद थोड़ा छूटा था। फलों के अंदर जो आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी फल की खेती करते हैं गोबर उतना ही देना है भाई साहब, लेकिन उसको बटा कर देना। अगर आपके पास 200 प्लांट है पर एकड़ को, तो अगर आपने 10 टन डाला है ना तो 200 में डिवाइड करके डाल दीजिए। दूसरा, कैनोपी पे देना है। तो जो बाहर का जो उसके तंतुमूल तो बाहर से खाना खाएंगे, उसकी कैनोपी पे ही मूल जाएंगे, तो उसको ये थड़ के पास नहीं देना है। तो उसको कैनोपी के बाहर के एरिया में ही गोबर जाना चाहिए। जैसे मैं बताऊं कि एक अनार का पौधा यहाँ है और एक यहाँ पे, दोनों के बीच में 8 फीट का, 10 फीट का, 15 फीट का अंतर है। तो उसकी समझ लीजिए आपने प्रूनिंग किया, लेकिन नीचे के मूल तो बढ़ रहे, तो फिर ऊपर की कैनोपी भी आपकी वेरी होगी। तो क्या साइज की, क्या उम्र का पौधा है। सेकेंड थिंग, इसके दोनों पेड़ के बीच में पहले यहाँ पे अपने ड्रिप लगाई, शुरुआत में पौधा लगाया, गोबर यहाँ लगाया, फिर धीरे धीरे वो उसकी कैनोपी मूल की भी बढ़ेगी ऊपर की साथ में। तो उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे आपको ड्रिप यहाँ पे लेके जाना है और इस पौधे का ड्रिप यहाँ पे लेके जाना है। फिर धीरे धीरे 2 पौधे के बीच में, ये सबको काम में लगेगा, केले की खेती हो, किसी की भी खेती हो, सबके लिए काम में लगेगा कि इस 2 पेड़ के बीच में यहाँ पे 1 बाय 1 फीट की नाल बना देनी। एक पेड़ यहाँ लाइन जा रही है, दोनों के बीच में 1 फीट की नाल बना देनी। उस नाल के अंदर ही गोबर डालना है, उस नाल के अंदर ही ड्रिप के द्वारा गौ कृपा और पानी छोड़ना है। तो क्या होगा कि वो नाल जो बनेगी वो नीचे के मूल को तोड़ देगी वहां पे, और वहां पे तंतु मूल एक्टिव हो जाएंगे और उस नाल में से ही वो भोजन ग्रहण करेगी। तो धीरे धीरे करके आपके कोई भी फ्रूट के पेड़ हो, नींबू से लेकर के कोई भी हो, तो उसकी कैनोपी जहां पे जाती है उस 2 पेड़ की कैनोपी के लाइन के बीच में नाल बना करके वही गौ कृपा अमृतम, वही गोबर देंगे और वहीं से एब्जॉर्ब होगा। तो दाड़म की जो खेती कर रहे हैं वो कंटिन्यू 7 साल से नाल के बीच में ही वो चलाते हैं, तो बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। क्योंकि वहां पे नाल के अंदर जितना भी गोबर डालेंगे हर साल वो वापस नीचे ही बैठ जाता है, तुरंत वो कंपोस्ट खा करके अवेलेबल होकर के इतना सुंदर परिणाम है उसमें कर सकते हैं। गोपाल भाई, पूरा जो गोबर देना है तो पूरे साल भर में समान अंतर पे देना है या रूटीन के पहले? जी, देखिए 3 प्रकार से आप जा सकते हैं कि अगर आपने स्लरी की व्यवस्था है तो साल भर आप स्लरी दे सकते हैं, हर 2 महीने में एक बार स्लरी छोड़ दीजिए, हर महीने भी छोड़ सकते हैं। आपके पास लेबर की व्यवस्था है, तो लेबर की व्यवस्था नहीं है तो साल में एक ही बार गोबर डाल दिया खाली नाली में। इस प्रकार कंपोस्ट करते गए, पूरी गाय का जो भी गोबर निकलता है ताजा निकला, बैक्टीरिया दिया, उसके ऊपर एक लेयर बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, पूरे साल आपका गोबर जमा हो गया। साल में एक ही बार नाली में डाल दो, फिर पूरे साल खाली गौ कृपा अमृतम नीचे और ऊपर, दैट्स इट। तो क्या होगा कि और सरल हो जाएगा। तो अगर आपको वहां पे मजदूरी की दिक्कत है, लेबर की दिक्कत है, इसको इस प्रकार से अच्छे से कर सकते हैं। जी बहन, एक मिनट, इनका माइक फिर आप ले लीजिए। हाँ, लखन है उड़ीसा से। हमारा उड़ीसा में पानी की कमी है, इसलिए साल में एक बार धान की फसल ही होती है। जी। तो इससे खेती में कैसे ये गोबर और ये यूज करेंगे? बिल्कुल भाई साहब, जैसे धान की खेती एक ही बार होती है, बरसाती पानी की खेती होगी आपकी, तो उसके लिए क्या करना कि बारिश के 10-15 दिन पहले गोबर अच्छे से वहां पे डाल के फिर उसकी जुताई और उसकी पलटी लगाना है खेत के अंदर। और गौ कृपा अमृतम, बारिश तो आ चुका है तो फिर पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, प्योर गौ कृपा अमृतम ही डाल दीजिए पानी में। समझ लीजिए इतनी बड़ी क्यारी है, यहाँ पे गौ कृपा छोड़ा सब जगह पे पहुंच जाएगा। लेकिन जब पानी बारिश का चालू है, ऊपर से झलक के जा रहा है, तब गौ कृपा मत डालिए, नहीं तो दूसरे के खेत में बहेगा। तो जब हमारा सेटल डाउन होता है तब ये डाल दिया तो पूरे में अच्छे से हो जाएगा। फिर स्प्रे करना है, स्प्रे में कोई दिक्कत नहीं है। तो बारिश की खेती जिन की है तो प्योर ड्रेंचिंग भी कर सकते, ऑलरेडी पानी अंदर लगा हुआ है जमीन के अंदर, तो पूरी नली से सीधा बैक्टीरिया भी दे सकते गौ कृपा अमृतम प्योर, और ऊपर स्प्रे करना है तो पानी के साथ मिला के भी कर सकते, दोनों प्रकार से कर सकते। दूसरा, धान की खेती में मैंने SRI पद्धति बोला, उसका एक बार प्रयोग करिएगा, बहुत सुंदर परिणाम है। बेड के ऊपर उसके प्लानिंग करे, श्री पद्धति। हाँ, मेरा ये सवाल था कि गौ माता फंसी हो गई ये कैसा पता करना, क्योंकि 5 महीने के बाद में ध्यान में आता है, लेकिन ऐसा लगता है 5 महीने के बाद सीखना, उस कारण बहुत समय तक वो खाली रह जाती है। और एक बार डिलीवर होने के बाद 3 महीने के बाद उसको फिर से फंसी के लिए डालना। और तीसरा मतलब जब वो बीमार हो जाती है तो एकदम डायरेक्ट नीचे बढ़ जाती है,
उसके बाद उसको उठाना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, सबसे पहले तो आपके वाड़े में गोठे में मुक्त नंदी होगा ना, तो आपको 20 दिन में पता चल जाएगा। बरोबर, सबसे सरल समाधान है। खाली है तो नंदी जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा, क्योंकि गौ माता काफी समय साइलेंट हिट पे आती है। तो साइलेंट हिट पे आएगी तो ग्वाला या डॉक्टर पहचान नहीं पाएंगे जल्दी समय पे एग्जैक्ट उसका सीमेंट का जो भी आर्टिफिशियल का होता है। तो नंदी को साइलेंट हिट भी पता होती है, तो वो एग्जैक्ट समय पे फड़ू कराएगा। तो सबसे बड़ा समाधान है आप गोठे के अंदर एक नंदी मुक्त रखा करो, सीधा सिंपल हो गया। दूसरा, बैठी और खड़ी नहीं हो पा रही है, तो उसके 2-3 कारण है कि भाई चलो वला हुआ है, बारिश का अगर बुखार है उसको, तो 3 दिन के बाद वो खड़ी हो जाएगी। उसको अच्छे से ट्रीटमेंट किया, उसको गिलोय खिलाओ, दूसरा खिलाओ, या कोई भी डॉक्टर की जरूरत हो आपातकालीन डॉक्टर का भी उपयोग कर सकते, कोई चिंता नहीं। गाय को बचाना है तो पहले आयुर्वेदिक हम करते, फिर होम्योपैथी करते हैं, और लास्ट में हम लोग एलोपैथी। तो पहले आयुर्वेदिक को प्राधान्य है। तो हमारे बीच में माननीय मयूर भाई और सब लोग है, अभी लंपी में बहुत बड़ी मात्रा में गौ माताओं की मृत्यु हुए थे सब जगह पे। तो हम लोग ने यहाँ की औषधि और आपने होम्योपैथी का दोनों का संगम हुआ, तो जूनागढ़ के 30 गांव में लगभग मृत्यु टल गया था। तो हमने यहाँ पे एक भी सिंगल डेथ यहाँ पर नहीं थी। 3 को असर आया, उनको भी हमने आइसोलेट नहीं किया, उसको औषधि ज्यादा खिलाई, फिर 26,000 गायों को टोटल ट्रीटमेंट दिया। तो इम्यूनिटी पे काम करना, बैठ क्यों जाएगी, उसको न्यूट्रिशन डाउन होंगे, उसके अंदर समझ लीजिए मिनरल्स की कमी है, दूसरी है खाना अच्छे नहीं दिया, तो उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी। तो जैसे ही गाय को सबसे पहला प्राधान्य कि बीमार पड़े नहीं उस स्थिति करना। दूसरा, बीमार पड़ने की शुरुआत के स्टेज में उसको ध्यान दे देना, उसको टाइम दिया ना उतना ज्यादा दिक्कतें बढ़ेगी भाई साहब। शुरुआत के स्टेज में पता चल गया, तुरंत सेवा में आप लग गए, तुरंत ये एक्टिवेशन में आ गए, तुरंत परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी। અમારે ગૌશાળામાં ગાય છે, એમાં લગભગ 15 થી 16-17 મહિના ગયા છે, એ રિપીટ જ થયા છે. હા. લગભગ 2 વાર કૃત્રિમ રીતે આટલાથી કરાવડાયું અને 3 વાર ડોક્ટરથી કરાવ્યું, પણ રહેતું નથી, ગર્ભ ધારણ થતો નથી, અને એ જ ગાયના માટે બી નીકળે છે. हाँ, देखिए उसमें 2-3 कारण हो सकते हैं कि जब वो डिलीवर हुई तब उसके अंदर कोई थोड़ी सी गड़बड़ रह गई तो भी दिक्कत होगी। दूसरा, आपने कृत्रिम गर्भाधान करवाए, तब मैंने जो बताया कि छोटी सी गठान अंदर कोई छोटी मोटी डिस्टर्बेंस अंदर हो गई तो भी रिपीट होती होगी। तो फिर वो हो गया, फिर नंदी से कराएंगे तो भी होगा, वो गए श्योरिटी नहीं रहती है। तो उसके लिए हम लोग कुछ देसी दवाइयां करके अगर कुछ ठीक ठाक हो गया, और डॉक्टर से भी चेक करवा सकते कि हकीकत क्या स्थिति है। तो इस प्रकार का देख करके आप एक बार हमें, आप तो नजदीक है यहाँ, तो बिल्कुल हमें एक बार आकर के मिलना, मैं कुछ औषधियों आपको दूंगा या बोलूंगा कि ये आपके आजू बाजू पत्ते हैं उसको खिलाइए, तो सप्त धातु पुष्ट हो जाएगी। अंदर का गर्भाशय साफ होने की प्रक्रिया जितनी हो सके उतने करेंगे, और फिर नंदी के द्वारा करना है, आपको आर्टिफिशियल नहीं करना है। तो नंदी का हमारे यहाँ पे तो पूरा नेटवर्क है, तो अभी आप हमारा लाभ यहाँ पे नजदीक ले सकते हैं। हमारे अहमदाबाद के आजू बाजू बहुत सारे नंदी है, तो आपके द्वारा वो सारा अच्छे से समन्वय कर लेंगे। तो एक बार हाँ, બીજો પ્રશ્ન હતો કે ડોક્ટરનું એવું કહેવું છે કે આપણે આને દવા મૂકીને રેડી કરાવીશું, બધું ડોક્ટરે મને સલાહ લીધી, તો ડોક્ટરની કોઈ દવાનો આપણે ઉપયોગ કર્યો હા. નથી, કે જ્યાં સુધી આપણે નેચરલી આપણાથી થાય એટલા પ્રયત્ન કરીએ. તો હમણાં તો નંદીથી થઈ ગયું છે ક્રોસ, એને 3 મહિના થવા આવ્યા છે, તો ફરી ડોક્ટરમાં એને ચેક કરાવવું કે કેમ? कुछ दिन और रुक जाइए, आपको हिट में आएगी तो पता चल जाएगा। तो आप थोड़ा देखते रहना कि हिट में कोई आई है कि क्या स्थिति है। अगर नहीं आ रही है तो आप वापस थोड़ा समझिए कि अभी क्योंकि ऑलरेडी मुश्किल से हुई है तो ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, बाकी तो डॉक्टर ही से चेक करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 2-3 रास्ते हैं कि भाई चलो उसके गौमूत्र को मूंग के अंदर डाले, कितना स्प्राउट होता है, वो सारी चीजें, बट आप नजदीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो ठहरी है तो भी लाभ मिलेगा, और अगर बच्चा नहीं है और करना है गर्भधारण तो उसके लिए भी लाभ मिलने वाली कुछ औषधियों में आपको नोट डाउन करवा दूंगा, उससे दोनों में फर्क आ जाएगा आपको। जैसे आपके पास ये सबके लिए काम लगेगा, उदुम्बर, उम्रो के हमारे देशी भाषा में उदुम्बर, गुलर बोलते हैं हिंदी में भी। तो गुलर के फल है, उसके अंदर बहुत कीड़े होते हैं, पर धूप में सुखा करके उसका पाउडर करके भी उसको पका के भी दे सकते, तो सप्त धातु पुष्ट करेगा। तो गाय है, मनुष्य हो, गाय हो, सभी के काम में करेगा। तो ऐसा ही जो बड़ के और पीपल के जो फल है उसके अंदर भी ये बहुत ही गुण है कि गर्भ धारण करने के लिए उसकी बहुत क्षमता बढ़ा देता है, 7 धातु पुष्ट करता है। जैसे आजू बाजू के कुछ फल है वो भी बहुत काम में लग सकते हैं आपको, है ना।
और प्रश्न? हेलो सर। हाँ। सर मेरी दीर्घा है सर, फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई सर। वो अपने बछड़े को दूध पीने देती है सर, लेकिन जब हम जाते हैं सर वो लात मारता है। नहीं, देखिए, इन्होंने जो प्रश्न पूछा ना, मैं विशेष धन्यवाद आपको बोलूंगा। मैं विशेष धन्यवाद बोलूंगा। उसका कारण है कि ये हर घर की समस्या है। फर्स्ट टाइम कोई भी गाय दिक्कत देती है सब जगह पे, और मुझसे ये छूट गया था। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, विशेष धन्यवाद मैं बोलूंगा आपको। उसका कारण है कि देखो, उसको कभी आदत नहीं है दोहने की, तो लात मारेगी। कभी कभार ऐसा होता है उसके बच्चे को भी दूध नहीं पीने देती, ऐसा भी होता है। उसके लिए सबसे अच्छा समाधान मैं आपको, जो अनुभूति में रहा है, वो मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। क्या करना है कि ब्याहने से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले उसको हाथ फेराना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे पहले सर पे कुछ खिलाया, हाथ सर पे लिया, फिर पीठ पे लिया, फिर धीरे धीरे आंचल पे भी हाथ लिया, तो सब जगह पे धीरे धीरे हर रोज उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसको। फिर आपने धोया और पहले दिन ही धोया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, उसको गुदगुदी होगी वहां पे, तो लात मार देगी। तो आपको क्या करना है कि वो प्रैक्टिस अगर आपने कर ली ना, तो हमें 10 में से 9 गाय का एकदम सुखद समाधान मिल गया। अगर हमारे ग्वाले से अगर ये समाधान कभी उसने हाथ नहीं फिराया वो हुआ, तो हमारी ह्यूमन एरर्स, गलती है। लेकिन हमने जिनको प्रॉपर करवाया, जिन किसानों ने ये पद्धति को फॉलो किया है, वो सारी गाय शांति से खड़ी हुई है पहले लैक्टेशन में। वंदे गो। मेरा सवाल था कि जैसे आपने बताया था कि नीलगाय के लिए उनके गोबर का, हमारे क्षेत्र में सर हिरन और बंदर का बहुत, बंदर में भी है। और हमने अपने बाउंड्री पे कम से कम 35 से ज्यादा नीलगाय के पेड़ लगाए थे, सहजना के, एक भी नहीं है। बड़े होते वो तोड़ देते हैं, तो उसका क्या उपाय कर सकते हैं? इसमें एक और सवाल जोड़ना था, जो सुअर होता है उसका भी मैंने मेरे क्षेत्र में किसानों को बोला कि गोकृपा व्रतम का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि इससे केचुआ बढ़ता है, केचुए के लिए कोई सुअर आता है, तो एकदम सही है। देखिए, दोनों के प्रश्न अलग अलग है, लेकिन एक आपने बताया कि बंदर आ रहे, बंदर हमारे सहजना खा गए, और आपने बोला सुअर आ रहे, सुअर हम गौकृपा डालेंगे, केचुए बढ़ेंगे तो क्या होगा। ऑफ कोर्स कच्छ में ऐसा हुआ, किसानों ने कंप्लेंट करी, गोपाल भाई आपका डाला ना, लेकिन बहुत दिक्कतें बढ़ गई। बोले क्या हुआ, तो सुअर बहुत बढ़ गए। बोले, मैंने बोला क्या हुआ, तो केचुए बहुत बढ़े ना, तो केचुए खाने के लिए वो खोद के खाते। तो एक्चुअली तो ये अच्छा साइन है कि हमारी जमीन सुधर रही है, लेकिन उससे बचाव कैसे करना वो ढूंढना है। और बहन का प्रश्न है बंदर का, क्योंकि बंदर को सहजना बहुत पसंद है, मोर को भी बहुत पसंद है। तो हर कोई को सहजना पता है, प्रकृति में सहजना खाना, मनुष्य को थोड़ा कम पता है। तो सहजना अगर बंदर खा रहा है, उसका मैं एक ही बोलूंगा कि हाँ, वो करना मुश्किल है। जैसे मैंने बताया नीलगाय का गोबर, वैसे ही सुअर का, वैसे ही बंदर का अगर कहीं से विष्ठा मिल गई, उसी का गोकृपा डाल के स्प्रे किया, तो वो उसकी गंध से वो नहीं खाएगा। लेकिन उसका ढूंढे कैसे? मचान तोड़ पूरे मचान फल के सब कुछ तोड़ ताड़ के चलते। और दूसरा, उसकी संख्या बहुत बढ़ा दीजिए। गौकृपा अमृतम से जो भी काम करना है, साथ में खट्टी छाछ, खट्टी छाछ जो मैंने बताया ना पुरानी वाली, वो खट्टी छाछ की गंध इतनी तीव्र होती, उससे रक्षण हो सकता है थोड़ा, लेकिन प्रयोग करना कॉपर वाली। और दूसरा एक चीज कि संख्या बहुत बढ़ा दीजिए, कि सहजना आप लगाते कितने अंतर पे लगाते? एक यहाँ एक यहाँ एक, हाँ, 5-10 फीट, हाँ। है ना। तो आप आधे आधे फीट पे लगा दीजिए, आधे आधे फीट में बहुत हैवी डेंसिटी में सहजना लगा दीजिए, और अच्छे से गोबर दे करके करिए। वो खा खा के कितने खाएंगे, वो धीरे धीरे करके वो नरिश हो जाएगा, फिर उसको भी खाने मिलेगा, हमको भी खाने मिलेगा। सीताफली के पान के स्प्रे कर सकते, आपका कहना है, तो आप प्रयोग करके देखिए। वो कर दिया है, अच्छा ठीक है। जैसे हम वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है, तो अपने यहाँ का जो कंपोस्ट है वो ड्राई है, और वर्मी कंपोस्ट में अगर नमी नहीं रही तो कंपोस्ट पूरा मतलब अनवैल्यूएबल हो जाता है, उसमें कोई वैल्यू नहीं रहती। तो इसको भी क्या नमी मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है? बहन का बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, एकदम सही है कि वर्मी कंपोस्ट का वो खुद काम करते हैं, उसको एकदम मतलब नमी वाला रहना चाहिए। और यहाँ पे आपको थोड़ा पाउडर जैसा दिखा, तो ये दोनों में इधर भी वैल्यू डाउन होगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स। ये पूरा का पूरा सूख गया तो डाउन होगा,
अंदर कुछ नमी इसमें भी रखी तो और गुणवत्ता रहती है। तो वर्मी कंपोस्ट हो चाहे ये हो, सबके अंदर थोड़ी नमी बनी रहती है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया का प्रोपोर्शन ज्यादा अच्छे से मेंटेन होता है और गुणवत्ता उसकी बनी रहती है। तो हल्की सी नमी बनाने के लिए गौ कृपा से आप थोड़ा छिड़क के फिर मेंटेन कर देना है, और कुछ नहीं, लेकिन आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी। जी भाई। मैं ऋषिकेश मांडोड़ी, मैं अभी 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ साइंस में। तो पहले तो 4 साल से मैं गोकृपा अमृतम का यूज करता हूँ। वो सिद्धेश जी ने हमने स्क्रीन पे देखा, वो गोपाल छुटे जी, आप उनसे कई सालों से जुड़े भी हो, मेरे खास दोस्त थे। और पारेख सर, हम सब मिलके काम करते जलगांव में, लेकिन बहुत दिनों से इच्छा भी थी यहाँ पे आने की, आज संभव हुआ है। इस पवित्र स्थान पे गौ माता की कृपा से आज मेरा आने का योग बने, और मेरा सब अनमैच्योर परिणाम है। पर एक हो रहा है कि जो ड्रिप इरिगेशन है ना अपने, वो गिलेरी जो है वो ड्रिप को खराब कर देती है। वो एक मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। मतलब उसमें गोकृपा का कुछ नहीं है, पर जो जिधर पेड़ होते हैं वो तो साइकिल अच्छी होती है, पेड़ हो ट्रीज है, बहुत अच्छा डेंसिटी में अपने सब चिड़िया वगैरह पॉलिनेशन का काम बेस्ट होता है, सब बेस्ट। अनमैच्योर्ड गाय भी 4 मेरे पास 8-10 बीघे खेत भी है, उसमें केला, मौसम्बी, नींबू, ऐसे छोटे मोटे सब प्लांट भी है। और क्या ऐसा है, पर वो एक है। और इन भाई ने बताया गाय दूध नहीं निकालने देती, मेरी भी एक गाय है, वो बच्चे को पीने देती है लेकिन दूध नहीं निकालने देती, वो हाथ सब लगाने देती है, हाथ पिराने देती है सब। लेकिन धन्यवाद। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 17 साल। 17 साल है, और 4 साल से आप खेती कर रहे हैं? कितने साल से खेती? मेरी उम्र 17 साल है। मेरे पापा हार्डवेयर का दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। मेरे ग्रैंडफादर और मैं मिलके, ग्रैंडफादर बोलते तुझे जो पसंद है, मतलब मैं थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बोल सकते हो आप खेती में और गौ माता में। सच में मैं मजाक किया विषय ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत नीचे से बहुत आवड़ है इसके लिए, बहुत करने की इच्छा है। और सिद्धेश जी मुझे हमेशा कब रात को भी फोन करूँ, वो कुछ ना कुछ समाधान तो देंगे मुझे। और उनको लेके आना था, लेकिन उनको बोला मेरा बहुत शेड्यूल बिजी है, लास्ट ईयर है उनका भी, वो भी कृषि यूनिवर्सिटी में, आपको पता है सबको। इसलिए उन्होंने बोला जाके आओ। अभी हमने पारिक जी के खेत में केले भी लगाए G9 वैरायटी के, उसमें भी अनमैच्योर्ड परिणाम आएंगे। धन्यवाद। अतुलनीय परिणाम है। कैसा है उत्पादन केमिकल के सामने? केमिकल के सामने उत्पादन बहुत बढ़िया है। हेलो, सब उत्पादन बढ़िया। मैंने रिजल्ट मुझे पहले तो ना गौकृपा जब मैंने यूज किया तो सब मुझे बोलते थे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब मजाक में ले रहे। आपने जैसा बताया ना, आपने जैसा बताया सब मजाक में ले रहे थे। पर मेरे 2 प्लांट थे बनानास के, एक प्लांट था समझो 2-3 फीट दूरी होगी। पहला उसको जो ये बोल रहे हैं ना मानसून के सीजन में नहीं, पर पानी की टेंशन हो गई थी, उसको पानी नहीं मिल रहा था। फिर उसके जो लो में वो ब्रांचेस वो बहुत कम आ गए थे, कम ज्यादा से ज्यादा 15 किलो के ऊपर एवरेज ले आया। फिर उसके जो लास्ट रो थी, उसके बाजू में मैंने गोकृपा का प्लॉट किया था, उसकी लास्ट रो कम से कम 20 किलो प्लस, मतलब पूरे प्लाट में 15 किलो के ऊपर एक भी ब्रांच नहीं, एक भी बोल सकते घट नहीं है। लेकिन उसकी जो लास्ट रो में 95% प्लांट जो है वो 25 किलो प्लस कम गोबर से ही। आज एक इतनी उम्र का युवा हमको डिफरेंस बता रहा है। वो अटक रहे क्योंकि उसकी मातृभाषा मराठी है, इसलिए हिंदी में वो अटक रहे थोड़े, और कुछ भाषा में भी इनमैच्योर नहीं बट अतुलनीय परिणाम है। बराबर ना, ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे। दूसरा, आपने बोला कि थोड़ा मैं मेंटल, ये तो खेती वाले ये जो गाय का काम कर रहे सबको मेंटली समझते, पहले वो चिंता का विषय नहीं है।
एक्चुअली बाद में ही सबको समझ में आता है कि ये मेंटल नहीं, ये यही सही थे। तो गाँव में मैं और प्रेरित भी कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने अपनाया भी गौ कृपा अमृतम। ये इतनी उम्र में खेती भी प्रयोग ले लेना, गाय के प्रति, धरती माता के प्रति मेंटल भी हो जाना, और साथ में कृषि करना और लोगों को प्रेरणा भी देना, इसलिए मैंने इनके साथ संवाद ज्यादा किया। और गिलहरी का जो आपने बताया, उसका आदत है वो कहीं पर भी जाकर के खुतरना, तो उसका और गौ कृपा का कोई कोरिलेट नहीं है। उसका कहीं पर भी जाकर के, और चूहा, वो दोनों चीज का ऐसा है कि खुतरना। उसके लिए अभी क्या समाधान है मुझे पता नहीं है, शायद मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। इनके लिए विशेष ताली, क्योंकि एक छोटी उम्र में आपने बहुत अच्छा गौ का और किसान का काम किया। जी भाई साहब, आपका प्रश्न था कुछ? हाँ हाँ सींग और कान में हमेशा हो जाता है जी, शायद वो गैप कम होने की वजह से। बिल्कुल गिर के अंदर ये ज्यादा संभव रहता है, क्योंकि उनका प्रश्न है कि सिंग और कान के बीच में वहां पे थोड़ा गिला ज्यादा रहता होगा और दिक्कत भी होगी, तो वहां पे जगह कम होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ सीजन के अंदर ये ज्यादा होता होगा, तो उसके लिए ठंड में कम होता होगा, तो ये पसीना ज्यादा होता है उस समय जहां पे जगह कम होती है ना, तो पसीने के बाद में वहां पे धीरे धीरे फंगस या कुछ एक्टिविटी होती है। उसकी जगह पे क्या करना है, हल्दी और थोड़ा सा फिटकरी, ये दोनों मिला लीजिए और मिला के पाउडर करके वहां पे थोड़ा कभी कभी छिड़कते जाइए, तो उससे काम हो जाएगा। अगर अंदर कोई कीड़ा पड़ा है तो एक बार चेक कर लीजिए, तो उसकी कीड़ा की निकालने की दवाई आप लगाइए, खिलाइए। गेंदे का फूल है, उसकी चटनी बना के, तो कहीं पर भी घाव लगा तो गेंदे का जरूर आपके पास फूल होना चाहिए, तो उसका पाउडर बना के रख देना। तो गेंदे के फूल का जो पाउडर है उसको भी हल्दी और फिटकरी मिला के भी लगा सकते हैं, और बहुत अच्छे उसके सुंदर परिणाम है। जय गौ माता की। जय गौ माता। हम जीवामृत से खाद बनाते हैं, जी। तो अक्टूबर से पहले हमने जितना सारे बेड बनाए थे एकदम अच्छा खाद बनाते हैं जी। तो अक्टूबर के बाद मतलब ठंडी स्टार्ट हो जाती है इसमें, तो हमने घोल भी मतलब बनाया था जीवामृत का, तो एकदम थोड़ा गाढ़ा हो गया था ठंडी की वजह से वो। फिर हमने मतलब हर 7 दिन के गैप में हमने 4 घोल डाल दिए खाद के ऊपर, एकदम मतलब 30% के आसपास उसमें खाद बन पाया, तो बाकी कच्चा गोबर था उसमें। तो उसमें जैसे कि अगर इसमें ठंडी के समय में बैक्टीरिया काम करता नहीं या फिर धीमे धीमे कार्य करता है। आप क्या करना है कि जो कर रहे, जो बेड बनाया आपने जिस पद्धति, उसके बाजू में इसका गोबर का और बैक्टीरिया का बेड बना के देखिए, और देखिए ठंड में काम कर रहा है क्या। मैं उतना ही कहना चाहूंगा विनती के साथ में कि हमेशा कंपेरेटिव स्टडी, मैंने क्या बोला कि जो भी पद्धति है आप कर रहे हो फॉलो करो, उसके साथ में छोटा सा प्रयोग इसका एक अलग से कर लो, लेकिन एकदम एग्जैक्ट कि भाई चलो गौ कृपा डाला, मैंने ये खाद बताया, वैसा खाद आपके वहां बन रहा है क्या, हर सीजन में बन रहा है क्या। ठंड में थोड़ा स्लो रहेगा कोई भी चीज, बट इतना स्लो नहीं रहना चाहिए। तो आप एक बार प्रयोग करके देखिए, छोटा सा करिए, और अच्छा लगे तो फिर आप भी करिए और दूसरों को भी सिखाइए, है ना। हर एक दूसरे का मक्खन लेके चलना है। सर मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि यहाँ की गिर गाय जो है वो 80 से 150 लीटर तक पानी पीती है दिन भर की। तो हमारे यहाँ भी खिला रहे, हमारे महाराष्ट्र में गाँव की बोलते हैं हम इसको, वो इतना पानी नहीं पीती है उतना। हाँ। तो जब दिन भर में 20 लीटर पानी पीती है या 25 लीटर, उससे ज्यादा तो पीती नहीं। धूप में भी 40 के ऊपर तो जाती भी नहीं। तो ऐसा वो खाने की वजह से होता है क्या, गाय की नस्ल में वो पानी पीने का भी वो फर्क रहता है? जी, थोड़ा फर्क रहेगा। छोटी साइज की गाय रहेगी, शरीर छोटा रहेगा, तो उसकी क्वांटिटी भी कम होगी। और जैसे आपने सीजन बताया, जैसे 20 वाला 40 पे गर्मी में चला गया, ऐसे ही गिर में सभी 80 से 150 नहीं, कोई 30-40 भी पीती होगी। तो वो वाड़े के अंदर हम काउंट नहीं कर सकते, हम एक एवरेज ले लेते हैं। तो कभी छोटी साइज की छोटी भी पीती होगी, कम साइज मतलब कम क्वांटिटी का भी पानी पीती होगी। लेकिन करने का बात मेरा हेतु ये था कि पानी का अवाड़ा खुला है, भोजन खुला है, गाय खुली है, तो उसकी मर्जी से जब पानी पिएगी ना, अगर आपने बाल्टी भर भर के डाला, 2 बार दिन में पानी पिलाया तो उसकी क्वांटिटी अलग होगी। पानी भर के ही रखा है तो उसकी क्वांटिटी अलग होगी। तो ऐसे खुला गाय को छोड़ के, खुला पानी छोड़ के, फिर आप एग्जैक्ट एक रेशियो निकालिए, उसका एक परिणाम अलग शायद आएगा, है ना। तो मेरा प्रश्न ऐसा है, तो हमारी जो जमीन है वो बंजर हल्की है, तो मैंने अभी 4 एकड़ प्याज लगाया हुआ है। तो पहले मैंने जो सिंगल सुपर फास्फेट है वो मैंने डाल दिया है। तो अभी ये अपना कल्चर हो उसमें डालो क्या नहीं डालो, ये कंफ्यूजन मेरे मन में आया है। तो तुम्हारा ज्ञान पढ़ के ऐसा समझ में आ रहा, तो पूरा गाँव को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि छोटे किसान है,
छोटे किसान को बचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो घर छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं। इनको बचाना जरूरी है। तो एक बार मेरे गांव में तुम आने को होना आणि गांव को बचाना को होना, ऐसा मेरा उद्देश्य है। मैं तो मेरे घर से भी चालू करूंगा, कल से भी मैं काम चालू कर दूंगा। तो अभी कल्चर कैसा डालने का ये थोड़ा बेसिक मुझे तुम्हारे मुंह से सुनने की जरूरत है। बाकी धन्यवाद। पहले तो मैं आऊंगा ये स्थिति की जगह पे, मैं बोलूंगा आपको ही आपका गांव बचा लेना है, वहां मातृभाषा से बरोबर बात करके। और इनका प्याज का खेती है, प्याज का बताया बरोबर ना, कांदा, ठीक है। तो प्याज और लहसुन, उस दोनों खेती में क्या करना है, हमेशा कभी भी लगाते समय उसके मूल ऊपर ही रहेंगे। कभी भी आपने गोबर डाला, खाद डाला, तो बड़ी गहरी जुताई करके अगर डाला ना, तो उसको अगले साल मिलेगा, ये साल मिलेगा ही नहीं। तो पहले जुताई करके फिर ऊपर का हल्का हल्का चलाना है, वो इतना ही जाएगा लहसुन और प्याज। तो इससे अंदर में खाद नहीं जाना चाहिए। गोबर का जब भी डाले, जब भी प्याज और लहसुन की खेती करना, तो आप इससे गहराई में खाद नहीं जाना चाहिए, खास ध्यान रखना है, ठीक है। वो वहीं से न्यूट्रिशन लेगा, वहीं उसके मूल से आजू बाजू सारी प्रक्रिया हो लेगी। आपने अभी समझ लीजिए कि फॉस्फेट डाला है, दूसरा डाला है, तो अभी गौ कृपा अमृतम छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। गौ कृपा अमृतम का लगभग किसी के साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं आज तक का। लेकिन अभी भी आप क्या कर सकते, तो गोबर गैस की मैंने स्लरी बताई, या मैंने बताया कि गोबर को गौ कृपा अमृतम में 20 दिन रहने दीजिए घोल बना के, वो तो पानी के साथ छोड़ सकते हैं, उसके साथ में बैक्टीरिया भी छोड़ सकते हैं। और क्या करना है, बाकी का प्याज छोड़ दो, खाली 20 बाई 20 फुट में हैवी स्लरी और हैवी गौ कृपा अमृतम छोड़िए। उस प्याज का वजन, उस प्याज की क्वालिटी, उस प्याज का उत्पादन और बाकी का खेत का देख लीजिए, और इसी सीजन में आपको अच्छा लग गया तो अगली सीजन में पूरे गांव को बदल दीजिए, ठीक है। धन्यवाद जी। देश में अलग होता है और जहाँ पे ज्यादा बारिश रहता है वहाँ पे अलग होता है। आप अभी हमने जो आपने बताया कि क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये तो सभी देसी गाय है, गौ माता है। तो नंदी महाराज ये अलग अलग प्रदेश की जो गौ माता है, विस्तार रहती है, उसका काफी कद अलग होता है। तो उन लोगों में ये क्रॉस ब्रीडिंग हो सकता है कि नहीं, एक तो ये, और इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो दूसरा साइलेज का जो बोलते हैं कि जब भी खुराक की तकलीफ रहती है ज्यादातर समर वेकेशन में, उस टाइम पर साइलेज का बेनिफिट उपयोग किया जाता है। जी धन्यवाद। अच्छा हुआ आपने पूछा। साइलेज है वो फर्मेंटेशन का प्रक्रिया है। तो साइलेज अगर जहां पे हरा नहीं मिलता है उसके लिए आपातकालीन धर्म है। और साइलेज का फायदा क्यों मिलता है, उसका कारण है कि साइलेज पर्टिकुलर एक स्टेज में ही काटा जाता है जब सबसे पिक पे न्यूट्रिशन होता है। और एक सरीखा साइलेज 12 महीना या कंटिन्यू मिला तो उसका रूमेट सेट होता है। मैंने बताया ना, भोजन चेंज नहीं करना। अदरवाइज हमारा क्या होता है कि आज ये स्टेज का काटा, कल दूसरे स्टेज का, तो उसके न्यूट्रिशन की वेरी होती है, उसके भी परिणाम अलग होते हैं। साइलेज के एक सरीखे अच्छे परिणाम मिलने का कारण एक ही गुणवत्ता का, एक ही प्रोटीन की साइकिल पूरी उनकी हर दिन मेंटेन होती है, तब परिणाम अलग होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि साइलेज के अंदर अगर कभी उसकी छोटी सी गलती रह गई तो फंगस होकर के नुकसान भी उतना करता है। तीसरा, साइलेज महंगा बहुत है, 6 रुपए से 8 रुपए किलो पड़ता है। और उसके सामने अगर आपने घर पे ये चारा उगाया, जिंजवा से लेकर के ये मैंने बताया, और एक स्टेज उसका एग्जैक्ट मेंटेन किया, तो 50 पैसे किलो पड़ता है। तो कॉस्टिंग का जो डिफरेंस है ना भाई साहब, वो हाथी घोड़े का है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उसके लिए क्या करना है कि भाई दूध, चलो साइलेज से 20% 10% ज्यादा भी मिल गया, लेकिन खर्चा उसका कितना बढ़ता है, तो बहुत बढ़ता है। तो आपातकालीन जब भी हरा नहीं है, कभी साइलेज खिलाए और वो भी गुणवत्ता वाला साइलेज, तो धीरे धीरे साइलेज बढ़ाना है, धीरे धीरे कम भी करना है। तो इस प्रकार आप साइलेज कर सकते हैं। दूसरा, 2 देशी गाय के बीच में भी क्रॉस ब्रीडिंग टालना है। आपका प्रश्न यही था ना। तो क्रॉस ब्रीडिंग कैसे टालना है, जैसे गुजरात के अंदर गिर और कांकरेज है, तो गिर को कांकरेज का नंदी नहीं लगना चाहिए, कांकरेज को गिर का नहीं लगना चाहिए। तो कांकरेज के अंदर कांकरेज का ही प्योर, गिर के अंदर गिर का ही प्योर। अगेन गिर के अंदर वापिस इनब्रीड भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति से अगर संवर्धन किया तो श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। नहीं तो क्या, ना प्योर वो कांकरेज रहेगी ना गिर रहेगी, और दोनों अपनी आइडेंटिटी तो गवा बैठेगी, साथ में उसकी जो इम्यूनिटी के अलग लेवल के पैरामीटर्स है पहले शूट होगा। पहली जब एक बार मिक्स करेंगे कोई भी देसी या विदेशी के साथ में, तो ब्लास्ट होकर के
पहले अब जाएगा डीएनए का परिणाम, उसके रिजल्ट्स, फिर वो ग्रेजुअली डाउन होंगे, क्योंकि वो पहली बार आपने 2 मिक्स किया, उसका ब्लास्ट अलग होता है, लेकिन फिर उसका प्योरिटी हर बार 50-50 मेंटेन कोई कर ही नहीं सकता है जिंदगी भर। फिर वो डीएनए डिटोरिएशन होते 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 ग्राफ बहुत सारा नीचे चला जाएगा। तो इसमें खास ध्यान रखना है। और आपकी बातों से एक और याद बात आ गई कि A1 A2 का बहुत सारा चक्कर चला पड़ा है, तो A1 A2 की परिभाषा ठीक नहीं है ना। तो A1 भले विदेशी गाय में आता हो, देशी गाय में A1 A2 का कॉम्बिनेशन होता ही है, प्योर A2 भी है, लेकिन A2 बकरी में भी है, A2 भैंस में भी है। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते A2 शुद्ध भैंस का दूध, बराबर है। तो A2 को एक परिभाषा है क्या? देशी गाय के दूध में बहुत सारी अतुलनीय परिणाम है, उसके अंदर सेरिब्रोसाइड है, उसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल है। करने वाला मतलब प्रचार भारत की गायों में कूट कूट के भरा पड़ा हुआ, उसके साइंटिफिक रिसर्च के बेस के ऊपर करिए ना। कोई विदेशी लोगों ने एक चीज बोल दिया कि ये चीज, इसको ही हम हमारा पूरा मापदंड मानेंगे, तो वो ठीक नहीं है। तो सभी मापदंड, तो एक शब्द वापरना है आज से हम सबको, शुद्ध देशी गाय का दूध, बात खत्म है ना। चाहे वो कोई भी देशी गाय हो भारत की, शुद्ध देशी गाय का दूध, तो वो परिभाषा से हमें मुक्ति लेना है, शुद्ध ज्ञान से शुद्ध देशी गाय का दूध, बस यही शब्द हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। जी भाई साहब। अजोला के बारे में पूछना था। हाँ जी, अजोला दे सकते हैं क्या? अजोला के बारे में दे सकते हैं, लेकिन उसका एक खास ध्यान रखना है, अजोला को बरोबर वॉश करके प्रॉपर करके देना है। मैंने अजोला का इतना प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने किया है उन्होंने अच्छे बोले हैं, हमारे परिचित मित्रों ने और वैज्ञानिक मित्रों ने। लेकिन उसके लिए क्या करना है, अजोला जब भी है उसको बरोबर वॉश करके दो ना, बस उतना खिलाना, वो ध्यान रखना, और एक मात्रा से ज्यादा नहीं। जी सर, हाँ, खेती में गौमूत्र का क्या वापर हो सकता है? अच्छा, वो आपने पूछ लिया, खेती में गौमूत्र का क्या वापर होना सकता है। मैं एक उत्तर देके अपना साथ में ले लेता हूँ। देखिए, गौमूत्र बहुत ही अच्छी चीज है, गौ माता और मनुष्य और सभी के लिए। लेकिन गौमूत्र कच्चा बहाने की जो प्रैक्टिस है ना, उसमें कुछ फसल में फायदा होगा, कुछ में नुकसान भी हो सकता है। तो कच्चा मत बहाना। जैसे गोबर को कंपोस्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो गोबर कंपोस्ट हो रहा है उसके ऊपर गौमूत्र डाल दो और बैक्टीरिया से कंपोस्ट कर दो। तो गौमूत्र की प्रकृति गर्म प्रकृति है। कुछ ऐसे सेंसिटिव फसल है कि उसके फ्लावरिंग है और आपने गौमूत्र छिड़का, वो फ्लावरिंग गिर जाएगी, नीचे भी गर्म पड़ेगा तो सूख जाएगा, कभी कभी कोई कोई में फायदा भी हो जाएगा। तो फायदा और नुकसान का पैरामीटर्स हर कोई किसान वेरी कर पाएगा क्या? तो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ अवेलेबल लभ्य स्वरूप में अगर गौमूत्र को श्रेष्ठतम परिणाम लेना है, तो एक तरीका मैं बताता हूं कि आपके वाड़े में जो भी गौमूत्र गोबर पड़ा है उसको साथ में घिसेड़ के गौ कृपा डालो, उसको कंपोस्ट कर दो। वही गौमूत्र अवेलेबल फॉर्म में 500 रूप में हो जाएगा, और फिर वो गौमूत्र और गोबर का कंप्लीट मिक्स हुआ जो कंपोस्ट है वो अतुलनीय परिणाम दे देगा। तो हकीकत में जिसकी नाली है तो गौमूत्र बह के आता है, गोबर आता है, उसकी स्लरी भी मिक्स बना के कर सकते, पाउडर भी कर सकते, लेकिन गोबर या गौमूत्र कभी भी कच्चा खेत में नहीं जाना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना जरूर।